अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान इश्क पार्ट 3। सूरज की नुकीली किरणें लाउंज तक आ रही थी। खूबसूरत और चमकदार दिन था। आफताब ने टीवी लाउंज के पर्दों को दोनों हाथों से हटाया। डाइनिंग टेबल तक धूप की निखरी हुई ताजगी महसूस होने लगी। आज तो काफ़ी दिन बाद सर्दी की शिद्दत कम महसूस हो रही है, वरना तो ठिठुरती रातें और दिन बिल्कुल ही काहिल बना देंगे। आफताब माँ से बातों में मसरूफ़ था। अगले ही लम्हे उसने बाएं बाजू की कलाई में पहनी हुई खूबसूरत सिल्वर डायल की वॉच को देखा। टाइम तो काफ़ी हो चुका है। हमीद, नाश्ता दे दो मुझे, और काम भी है। इतवार का दिन भी काम करते करते ही गुजर जाता है। डाइनिंग टेबल पर बैठे आफताब नरम लहजे में हमीद से मुखातिब था। साहब जी, बस अभी लाया। वैसे आज नाश्ते में क्या बना रहे हो? आफताब का मूड काफ़ी खुशगवार था। आज बेगम साहिबा ने ख़ास आपके लिए निहारी भेजी है। चौंक कर पलटा। किसने भेजी है? आफताब ने हैरानी से पूछा। भाभी ने निहारी तो भाभी ने निहारी, ये तो सोने पे सुहागा है, कहकहा लगाकर जवाब दिया। सामने डॉक्टर साहब के यहाँ से आया है नाश्ता, बस गरम करके अभी ला रहा हूँ। ओह, मैं भी सोचा भाभी और निहारी। सुल्ताना ने कुर्सी पर बैठते हुए हल्का सा थप्पड़ आफताब के कंधे पर लगाया। चुप कर, ऐसे नहीं कहते। भाभी है तुम्हारी, तुमसे उम्र और रिश्ते में दोनों ही में बड़ी है। जो मुंह में आता है कह देते हो। अच्छा, तो हमारी अम्मा जान डर रही है, कहीं उनकी बहू सुन ना ले। एक बार फिर वो कहकहा लगाकर बोला। अच्छा छोड़ो फजूल की बातें, नाश्ता करो। सुल्ताना ने काफ़ी तहम्मुल से आफताब को कहा। सवालिया नज़रों से वो गहरी सोच में पड़ गया। क्या सहर ने नाश्ता भेजा है? एक बार फिर हमीद से मुखातिब हुआ। ले आओ यार, अब ये लीजिए गरम गरम नाश्ता, हाजरा बीबी ने भिजवाया है। कमाल का जायका है। खाते खाते आफताब ने बोला। एकदम उसे ख्याल आया, सहर को भी एक हफ्ते का टाइम दिया था। पेंटिंग्स मुकम्मल हो चुकी होंगी, जाकर देखता हूँ। आफताब को उसके करीब जाने का बहाना ही तो चाहिए होता था। नाश्ते से फारिग होकर शावर लेकर वो अपने कमरे से नीचे उतरा। यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाने के बाद उसको सुल्ताना बेगम कहीं दिखाई नहीं दी, तो हमीद से मुखातिब हुआ, जो किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में मसरूफ़ था। हमीद ने आफताब को किचन के दरवाजे में खड़े देखा तो जल्दी से उसकी तरफ आया। छोटे साहब, कुछ चाहिए? बस खाना बनने में अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है। क्या बना रहे हो? आफताब ने दाएं जानिब रखी फ्रिज में से सेब निकालते हुए पूछा। साहब जी, आज बिरयानी, कोफ्ते और हलीम बना रहा हूँ। बड़ी बीबी ने कहा था आज आप भी घर पर है, और राबिया बीबी और बच्ची भी दोपहर का खाना यहाँ ही खाएंगे, इसलिए काफ़ी एहतमाम से खाना बनवा रही है। क्यों, भाई नहीं आएंगे खाने पर? आफताब ने सवालिया अंदाज में सेब को सींग पर धोते हुए पूछा। नहीं, नासिर भाई तो शायद किसी काम से पेशावर गए हैं, रात को देर से ही लौटेंगे। हमीद को दोनों घरों की हर बात मालूम होती थी, इसलिए आफताब मुतमईन से अंदाज में उससे पूछ रहा था। साहब जी लाइए, मुझे दें, मैं सेब काट कर देता हूँ। आप बाहर बैठे, मैं वहीं ले आता हूँ। हमीद ने सेब लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ओहो, तुम उसको रहने दो, मैं ऐसे ही खाऊंगा। सेब को बड़ा सा चक मारते हुए आफताब ने जवाब दिया और किचन से बाहर आ गया। लाउंज में बैठे बैठे ही उसको ख्याल आया शहर की तरफ जाना है। एक बार फिर उसने हमीद को आवाज़ दी। हमीद, मैं जा रहा हूँ, किसी काम से कुछ टाइम तक आऊँगा, अम्मी को बता देना। इतना कहकर वो जा चुका था। आफताब ने सामने वाले घर के करीब जाकर एक नज़र पूरे घर को देखा। शहर खामोशा की तरह दिखाई देता था, कहीं से भी जिंदा लोगों की महक महसूस नहीं हुआ करती थी। बुशरा परांदा घुमाती ऊपर गई। सहर बीबी, आफताब साहब आए हैं, उनको ऊपर भेज दे, सहर ने नरम से लहजे में बोला। उसके लहजे में बहुत तहम्मुल और ठहराव हुआ करता था। शायद इस वजह से ही वो हर किसी को बहुत जल्दी अपना बना लेती थी। अस्सलामुअलैकुम, काफ़ी बुलंद आवाज़ में आफताब ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आइए प्लीज़ बैठिए, आपका काम तैयार है। मैं तो सोच रही थी आपके घर भिजवा दूँ। तस्वीरों को हटाते हुए सहर आफताब से मुखातिब हुई। अरे नहीं, आप क्यों, बंदा खुद हाजिर है, झुककर आफताब ने बोला। आप ये देखिए, ये वाली तस्वीर बिल्कुल आप जैसे बता के गए थे, नमूना भी मेरे पास है। आप मुशाबहत करके चेक कर सकते हैं। मैं इतनी अच्छी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश की है कि आपको पसंद आ जाए। तस्वीरों में इस कदर नफासत थी कि शायद कोई माहिर आर्टिस्ट भी इस तरह खूबसूरती से रंग ना बिखरता। काले और सफ़ेद रंगों में बनी ये तस्वीर बेहद प्यारी थी, लेकिन बनाने वाली के चेहरे पर एक लम्हे को भी मुस्कुराहट ना मिली। मैं चाय आपके साथ ही पीऊँगा। उस दिन भी आपने मेहमानों की तरह मुझे अकेले ही चाय पिला दी थी। चंद लम्हों के बाद आफताब ने बेधड़क होकर बोला।
कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, क्यों नहीं। सहर ने पास पड़े क्वार्टर्स को उठाया और किसी मुलाजिम को चाय की ताकीद की। एक लम्हे को क्वार्टर्स के रिसीवर को हटाकर उसने पूछा, आप चाय के साथ क्या लेंगे। जो आप खिला देंगी, आफताब ने शरारत से जवाब दिया। चाय के साथ कुछ स्नैक्स, फ्रेंच फ्राइज, क्लब सैंडविच और मेरे लिए एक जूस, ऑरेंज जूस भी बना लें। शाइस्तगी से फ़ोन बंद करके वो अब मेरी तरफ मुड़ी थी। आपने इतना कुछ क्यों बनवाया है। मैं अभी नाश्ता करके आपकी तरफ आया हूँ। वैसे भी अम्मा ने आज खाने में काफ़ी एहतमाम करवाया है। भाभी और बच्चे भी हमारी तरफ ही खाना खाएंगे। ज़्यादातर संडे को हम सब साथ ही दोपहर का खाना खाते हैं। कोई बात नहीं, मेरे साथ कौन सा आप रोज़ रोज़ चाय पीने की फरमाइश करेंगे। सहर ने काफ़ी मुतमईन से अंदाज में जवाब दिया। आप बुलाने वाली बने, हम तो आपके दरवाजे से ही ना हटे। आफताब ज़ेरे लब बड़बड़ा रहा था। चंद लम्हों बाद बावर्ची एक बड़ी सी ट्रे को मेज़ पर रखकर बर्तनों को सेट करने लगा। आप जाइए, मैं कर लूँगी, सहर ने संजीदा से अंदाज में कहा। उसको चाय बनाते देखकर आफताब दंग रह गया था। इस कदर सलीकामंद और तरीके वाली लड़की है। इतने आलीशान घर में रहते हुए भी मजाल है कि किसी किस्म का नखरा नज़र आ रहा हो। और एक हमारी भाभी साहिबा है, काम तो दूर की बात, पानी का एक गिलास भी पीना उनके लिए पुलसिराज से कम नहीं होता। कैसे कैसे अजीब लोग हैं दुनिया में, आफताब दिल ही दिल में सोच रहा था। चाय, सहर ने बहुत मोहब्बत भरे अंदाज में चाय का कप आफताब की जानिब बढ़ाया। आप कुछ लेना, नाश्ता तो कब का हजम हो चुका होगा। आफताब चाय की सिप लेता और उसे देखता जाता। आप इतनी उदास चुपचाप क्यों रहती है। कभी कभी वक्त खामोश रहने पर मजबूर कर देता है। चाय का कप मेज़ पर रखते हुए झिझकते हुए अंदाज में बोली, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर आप बुरा ना माने। मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। हमसे दिल लगाएंगी तो दुनिया भूल जाएंगी। इस बार उसने काफ़ी गहरी नज़रों से आफताब की तरफ देखा। दोस्त ज़बरदस्ती नहीं बनाए जाते। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपसे, आफताब ने संजीदगी से जवाब दिया। ज़िंदगी में दोबारा कभी मुलाकात हुई तो हम अच्छे दोस्तों की तरह ही मिलेंगे। सहर ने सर झुकाए हुए सिर्फ एक ही जुमले में बात मुकम्मल कर दी। आफताब के लिए इतना सुन लेना ही काफ़ी था। इन तमाम बातों के बावजूद आफताब को सहर की खामोशी और उदासी की समझ नहीं आई। हर लम्हा उसके जहन में एक ही सवाल हुआ करता, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये सबसे अलग थलग रहना पसंद करती है। खूबसूरत शक्ल, खूबसूरत सीरत, खुश इखलाक है, फिर भी न जाने क्यों। अब दूसरी तरफ, वाह जी वाह, आज तो घर में खूब रौनक लगी हुई है। आकिब और साकिब से आफताब की खूब बना करती। वो दोनों भी चाचा के दीवाने थे। आकिब को गोद में लिया, लाड़ किया तो साकिब मुंह बसोरे खड़ा था। अरे क्या हुआ हमारे शहजादे को, चाचू देखे ना, मेरी गाड़ी तोड़ दी इसने। ओहो, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन परेशान होने की क्या बात है, हम अपने बेटे को इससे भी अच्छी गाड़ी ला कर देंगे। लेकिन अच्छे बच्चे तो कहना मानते हैं, है ना। पहले खाना खाओ, फिर चाचू मार्केट से नई गाड़ी ला कर देंगे। बहुत प्यार और शफकत से वो साकिब से बातें करता हुआ डाइनिंग टेबल तक आया। और अब आप पहले यहाँ बैठो। भाभी कैसी हैं आप, टेबल की दूसरी जानिब बैठी राबिया से मुखातिब हुआ। ठीक हूँ, और तुम किधर गायब थे देवर जी। चमकीले भूरे बालों को हाथ से सेट करते हुए तंजिया से अंदाज में राबिया बोली। कुछ खास नहीं, किसी काम से गया हुआ था। आप बताइए भाभी, खैरियत से गए हैं भाई, खैरियत से गए हैं पेशावर। हाँ, कंपनी का कुछ काम था, इसी सिलसिले में गए हुए हैं। और तुम किस काम से गए थे, डॉक्टर साहब की तरफ। राबिया ने सवालिया नज़र से आफताब को देखा। उसके लहजे का कसीलापन तो वाज़ेह दिखाई दे रहा था। कुछ खास नहीं, काम था, आफताब ने दो टोक जवाब दिया और बिरयानी की डिश की तरफ लपक गया। अम्मी, आपको तो पता ही है, इज़्ज़तदार लोग हैं हम, इसको मना किया करे, यूँ मुँह उठाए मत चला जाया करे। आफताब को राबिया की बात पर सख्त गुस्सा आया था। न जाने किस लिहाज को देखते हुए वो खामोशी से खाने में मसरूफ़ रहा। आयशा के रिश्ते के बारे में क्या ख्याल है, अम्मी ने बताया ही होगा तुम्हें, राबिया ने आफताब से पूछा। जब मुझे शादी करनी होगी मैं खुद अपनी मर्ज़ी से कर लूँगा, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे आयशा जैसी बोल्ड लड़कियाँ कतई नहीं पसंद, और ना ही मैं उसके मियार का हूँ। एक गहरी सांस अंदर की तरफ ले जाते हुए आफताब ने खामोशी इख्तियार कर ली। देख लूँगी, जिस दिन मैं कोई राजकुमारी आ जाएगी। मेरी बहन तो लाखों में एक है, हज़ारों रिश्ते हैं। वो तो मैंने सोचा घर संभाल लेगी, थोड़ा अम्मी का भी दिल लग जाएगा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हारी शादी का सोचने की। अब राबिया अपनी सफाइयाँ पेश कर रही थी।
ख्याल और एहसास आप भी कर सकती थी, लेकिन हर किसी की अलग फितरत होती है। आफताब ने बच्चों के गाल थपथपाए और ऊपर अपने कमरे की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लग गया। देखा अम्मी, आपका लाडला कितना बदतमीज़ है। बड़े छोटे का तो लिहाज ही नहीं रहा, खुद को 30 मार खा समझता है। गुस्सेले अंदाज में राबिया अपनी जगह से उठी, बच्चों के मुंह टिश्यू पेपर से रगड़कर साफ किए। अब कितना खाओगे? यहाँ आते ही तुम लोगों के पेट कुएं बन जाते हैं। बस भी करो, कितना टाइम हो गया है, अभी होमवर्क भी खत्म करना बाकी है। जल्दी ख़त्म करो खाना। राबिया आफ्ताब का गुस्सा बच्चों पर निकाल रही थी। राबिया, क्यों दिल जलाती हो? उसकी ज़िंदगी, उसकी मर्जी, तुम बिला वजह गुस्सा हो रही हो। खाने दो बच्चों को। सुल्ताना ने माहौल की कशीदगी को कम करने की कोशिश की थी। वो बात को तनकीदी निगाह से नहीं देख रही थी। हमेशा ही बात को ख़त्म करने की कोशिश करती। रिवायती सासों की तरह मौके की तलाश में कभी भी नहीं रहती। आप तो अब उसकी ही तरफदारी करेंगी। जाहिर है जिसका खाना उसके ही गुन गाना। हमने कौन सा नहीं खिलाया, पढ़ा लिखा दिया, पाँव पर खड़ा कर दिया। अब मियाँ नखरे यूँ दिखाते हैं जैसे मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हो। ये सब आपके ही शय है। राबिया सुल्ताना से मुखातिब थी। कहते कहते दोनों बच्चों को ज़बरदस्ती उठाया और अल्लाह हाफिज़ बोलते हुए बाहरी दरवाजे से बाहर निकल गई। दिमाग ख़राब है इसका, जो मुंह में आता है उल्टा सीधा आता है, बकती चली जाती है। मैं क्या जाहिल हूँ? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इसकी बहन अपने घर लाऊंगी? दिन में तारे तो खुद दिखा चुकी है, अब मुझे ज़िंदा ही कब्र में उतार देगी आयशा। सुल्तान ने तहमिल से हमीद को कहा, ये बर्तन समेट दो और तुम भी खाना खा लो, मैं कुछ देर आराम करूँगी। अब असर का वक्त ख़त्म होने को था। आसमान पर बदलियां आ जा रही थी, हवा भी ठंडी चल रही थी। मौसम काफ़ी खुशगवार था। लॉन में ही चाय ले आओ और मेरे कमरे में कुछ कागजात भी पड़े हैं, वो भी उठा लाओ। आफताब ने पौधों की सफाई करते हुए हमीद से कहा। जी अभी लाया छोटे साहब, ज़रा जल्दी से आना, सालों का इंतज़ार मत करवाना। चाय छोटे साहब। हमीद ने लॉन में रखी लोहे की मेज़ पर चाय की ट्रे रखते हुए आफताब से कहा। हमीद मियाँ, ज़रा मेरे हाथ तो साफ़ करवा दो। पास पड़े पानी के पाइप की मदद से हमीद ने आफताब के हाथ धुलवा दिए। छोटे साहब एक बात पूछूं? चाय बनाते बनाते हमीद बोला। हाँ पूछो, आफताब ने हाथ खुश करते हुए जवाब दिया। आप डॉक्टर साहब की तरफ कुछ ज़्यादा ही नहीं आते जाते, पहले तो कभी नहीं देखा। अपने काम से काम रखा करो, आफताब ने गुस्से से हमीद को जवाब दिया। और तुम मुझ पर इतनी नज़र क्यों रखते हो? नहीं साहब जी, हम गरीबों की इतनी मजाल जो आप पर नज़र रखे। बस यूं ही पूछा, माफ़ कर दे, अल्लाह बख्शे। मेरे अब्बा डॉक्टर साहब के यहाँ काम किया करते थे, अच्छे लोग हैं। बस कुछ हालात ऐसे हो गए कि दुनिया से ही कट कर रह गए। आफताब चौंक कर बोला, हालात? कैसे हालात? बस साहब जी, लंबी कहानी है। डॉक्टर साहब दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत दुखी है। दुखी? दुखी क्यों है? आफताब को हमीद की बात सुनकर हैरानी हुई। मुझे पूरी बात बताओ हमीद। ठीक है साहब, बरसों पहले की बात है, जब डिफेंस में डॉक्टर नदीम और उनके ख़ानदान वाले रहा करते थे। डॉक्टर साहब के छोटे भाई महराज दीन काफ़ी पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे और जाते जाते अपनी एक जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के सुपुर्द कर गए थे। महराज दीन की एक ही इकलौती औलाद थी, उनकी बेटी सहर। उसकी जिम्मेदारी अपने बड़े भाई को सौंपी और दुनिया से रुखसत हो गए। महराज दीन की वफ़ात के बाद दोनों मियाँ बीवी ने सहर की परवरिश अपनी सगी औलाद से बढ़ चढ़ कर की। कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि बिन माँ बाप की बच्ची है। डॉक्टर साहब का एक बेटा भी था जो उम्र में सहर से 5 साल बड़ा था। घर में 2 ही बच्चे थे और दोनों बहुत लाडले। सहर की हर बात सर आँखों पर रखी जाया करती थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद दोनों बच्चे बड़े हुए तो घर वालों ने सहर और शर्जील की मंगनी कर दी। हालांकि सहर उम्र में शर्जील से छोटी थी, उसको अपने अच्छे बुरे की क्या तमीज़। डॉक्टर साहब नहीं चाहते थे उनके भाई की आखिरी निशानी कहीं और जाए। वह गुजरने के साथ साथ दोनों में काफ़ी दोस्ती भी हो गई। FSC के बाद शर्जील का फ़ौज में इंतखाब हो गया और वह अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद से एबटाबाद चला गया। शर्जील का यहाँ से चले जाना पूरे घर के लिए ही उदासी का बास था, लेकिन सहर के लिए कुछ ज़्यादा ही। हर लम्हा सहर को शर्जील की याद सताया करती। कैप्टन बनने के बाद शर्जील वापस छुट्टी आ रहा था। घर में हर तरफ चहल पहल थी। मज़ेदार खानों की महक से घर में खुशी की एक लहर दौड़ रही थी। हर एक की ज़बान पर बस एक ही नाम था, शर्जील। सहर को काफ़ी शिद्दत से उसके आने का इंतज़ार था। बहुत सारे शिकायत की लंबी लिस्ट तैयार थी।
बस आने दो, मुझे वहाँ जाते ही भूल गए। यहाँ से तो क्या क्या वादे करके गए थे, एक फ़ोन तक नहीं कर सके। आईने में खड़ी खुद को ही देखती रहोगी मोटी, या मुझसे मिलोगी भी? वैसे तुम तो 6 साल में भी बदल नहीं सकती। वो ही घिसी पिटी ड्रेसिंग थोड़ा तैयार ही हो जाती। हो सकता है मेरा तुम्हें लंच पर ले जाने का मूड ही बन जाता। शर्जील दरवाजे में खड़ा मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में सहर को गुस्सा दिला रहा था। बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे और शर्जील सहर को बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। काफ़ी दिन के बाद घर घर लग रहा था। दोनों बच्चों की हंसी शरारतें पूरे घर में गूंजती। डॉक्टर साहब और हाजरा बीबी उनको देखकर बहुत खुश होते। उन्होंने सहर को अपनी बेटी की तरह पाला था। उसको वो हर हक हासिल था जो शर्जील को हासिल था। शाम की चाय बाहर लॉन में ही ले आओ, हाजरा ने मुलाजिम को संजीदगी से कहा। सहर और शर्जील भी आते ही होंगे। अरे वाह, किसका इंतज़ार हो रहा है? डॉक्टर नदीम ने घर के अंदर दाखिल होते हुए हाजरा से पूछा। आ गए आप? हाजरा बोली। जी, हमें तो आना ही होता है, लेकिन हम देख रहे हैं जब से आपके साहबजादे वापस आए हैं हमारी तो कोई ख़ास अहमियत ही नहीं रही। ओहो, कैसी बातें करते हैं आप? अब औलाद जवान हो गई है, अहमियत किधर से कम हो गई? बेगम मत भूलो, मैं ही आखिरी उम्र का सहारा हूँ। मजाक करने की आदत गई नहीं आपकी। अभी आप जाइए और फ्रेश होकर आइए। चंद ही लम्हों में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो डॉक्टर नदीम ने पलटकर कहा, आ गए आपके लाडले? सहर ने ज़ोर से गले मिलकर हाजरा को अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा कहा। मेरी बेटी को ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना? कान खींचूंगी वरना। इस परी में हमारी जान है। अरे वाह, घर से दूर मैं रहता हूँ और ख्याल इन मैडम साहिबा का है, शर्जील ने कंधे उचकाते हुए कहा। सहर ने चिढ़ाने के अंदाज में ज़बान निकालकर शर्जील को और भी गुस्सा दिलाया। मामा, आपकी इस लाडली की तो शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी। ऐसे लग रहा था पूरे साल की शॉपिंग करने आई है, भूखों की तरह। अरे अरे, बस बस, दोनों जाओ और फ्रेश होकर आओ। मैंने लॉन में ही चाय मंगवाई है, यहाँ बैठकर पियेंगे, फिर एक दूसरे के गिले शिकवे करते रहना। हो तुम वैसे बहुत तेज, शर्जील बोला। मैं कब बताती हूँ अभी ताई अम्मा को। उफ, अब मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता क्या? मामा बाबा की धमकियाँ मत दिया करो। अच्छा, नहीं देती। ये कहते हुए सहर अपने कमरे में चली गई। मेरा ख्याल है अब हमें शर्जील के वापस आते ही धूमधाम से शादी कर देनी चाहिए। मज़ीद देर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मंगनी के नाम पर इतना अरसा गुजार चुके हैं। ये कच्चे धागों के रिश्ते होते हैं, लोगों के भी मुँह बंद हो जाएंगे। हाजरा चाय बनाते हुए डॉक्टर नदीम से मुखातिब थी। कह दो तुम ठीक रही हो, लेकिन अभी कुछ अरसा रुक जाओ। फौज की नौकरी बड़ी सख्त होती है। 2 साल के बाद शादी कर देंगे, जब तक शर्जील भी रावलपिंडी आ जाएगा और सहर भी अपनी तालीम मुकम्मल कर लेगी, या फिर इस बार शर्जील के आने पर निकाह की रस्म कर लेंगे और रुखसती सहर की तालीम मुकम्मल होने के बाद कर देंगे। मैं शर्जील से तफसील से बात कर लूँगा, आप भी सहर को पूछ लें, क्योंकि सहर की रजामंदी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बस मैं सोचती हूँ जितना जल्दी हो सहर को अपने घर की कर दूँ। लोग बहुत बातें बनाते हैं, आपको नहीं पता। अजीज़ भाई और आपा सादिया कई बार सहर की शादी का पूछ चुके हैं। उनको लगता है हम शायद सहर की तरबियत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। भाई बिन माँ की बच्ची है, हम तो बेहतरी सोचते हैं, लेकिन आपके रिश्तेदारों को लगता है मैं सहर पर बहुत जुल्म करती हूँ। फूफी को अगर इतना एहसास था तो ले जाती ना अपने घर। मुझ में नुक्स मत निकाला करे। सच तो ये है कि आपा को बर्दाश्त नहीं होता सहर हमारे घर की बहू बने। अरे भाई, हम कौन सा उनसे कुछ ले रहे हैं? अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैंने अपनी औलाद से बढ़कर उसको लाड़ प्यार दिया है। जायदाद उसकी थी और उसकी ही रहेगी। लेकिन तौबा है डॉक्टर साहब, आपा की तो मैं सुन कर थक चुकी हूँ। कहने दो उनको, मुझे किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे बच्चे खुश हैं, हमें मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब के आपा आएंगी तो मैं उनको समझाऊंगा। तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है हाजरा। कल ही की बात लगती है जब सहर हमारे घर में आई। एक नन्ही सी कली के कदम पड़ते ही घर में खुशियाँ खिलखिला उठी। हर तरफ रंग ही रंग। शर्जील के साथ साथ जब एक और जिम्मेदारी आई तो दिल को सुकून और करार महसूस होने लगा। अल्लाह बख्शे महराज जिंदा होता तो देखकर बहुत खुश होते। मैं जानता हूँ उसकी भी ये ही आखिरी ख्वाहिश थी।
अपनी ज़िंदगी में कितनी बार वो मुझसे सहर और शर्जील के रिश्ते के बारे में कहा करता था। वक्त को कुछ और ही मंजूर था। उदास से लहजे में डॉक्टर नदीम ने अपनी बात मुकम्मल की। कुछ दिन बाद निकाह के सुर्ख जोड़े में सहर इस कदर खूबसूरत लग रही थी, ऐसे लग रहा था चांद ने ज़मीन पर कदम रख दिए हो, सितारों की झुरमट में कोई परी ज़मीन पर आ गई हो। सहर एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी। आज शर्जील उससे पहले वाला शर्जील नहीं लग रहा था। दोनों एक ऐसे बंधन में बंध गए थे जो निहायत पाकीज़ा था। अब मंगेतर से वो शौहर की हैसियत से उसके सामने खड़ा था। आज सहर को पहली बार अपने माँ बाप की याद सता रही थी। ज़िंदगी में पहली बार उसको उनके ना होने का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही हमेशा के लिए शर्जील का हो जाने की खुशी भी बेहद थी। शर्जील भी निकाह से बेहद खुश और मुतमईन था। मैं इस दफ़ा शंग्रीला देखने जाऊंगी, मुझे हिना बता रही थी, बहुत ही प्यारी जगह है। पता है, वो अपने कजिन्स के साथ गर्मियों की छुट्टियां गुजार कर आई थी। एक हम है, बस घर और कॉलेज। शर्जील मुझे जाना है और जाना है, बस बता रही हूँ, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली छुट्टी पर जाएंगे। हो सकता है जब तक रुखसती भी हो जाएगी, मिसेस शर्जील के नाम से मेरे साथ जाएं, तो फिर तो मैं तुम्हारी एक भी धमकी नहीं सुनूंगा, शौहर बनकर हुक्मरानी करूंगा। अरे अरे, ऐसे थोड़ी होगा, मैं कोई नौकरानी हूँ जो आप जनाब के काम करूंगी? काम तो करने ही पड़ेंगे। मेज़ पर पड़ी कॉफ़ी का कप उठाकर सहर की जानिब बढ़ाया। मुझे नहीं चाहिए, मुंह बनाकर सहर ने जवाब दिया। क्यों नहीं चाहिए? शादी के बाद काम तो ज़रूरी है। शौहर के तो जूते भी तुम ही साफ़ करोगी। अच्छा थोड़ी लगता है अब काम वाली करे। कहीं मुझे काम वाली पसंद आ गई तो तुम्हारा क्या बनेगा? शर्जील बहुत ही संजीदगी से सहर को तंग कर रहा था। वो काफ़ी गौर से ऊपर परेशानी के आलम में टेरिस पर खड़ी कभी आसमान को देखती और कभी शर्जील को। आप मुझसे नाराज़ हैं या फिर आपको कोई और पसंद आ गई है? सहर बर्फ़ की तरह ठंडे लहजे में बोली। गलत बात, अब तुम मेरे काम नहीं कर सकती तो इल्ज़ाम तो मत लगाओ। सहर की आंखें नम हुई और मोतियों की एक लड़ी उसके गालों तक आ गई। अरे अरे सहर, क्या हुआ? रोने क्यों लग गई? यहाँ मेरी तरफ देखो। शर्जील ने बहुत ही मतानत से सहर की आंखों में झांका और उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब घुमाया। तुम जानती हो मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं तो तुम्हारी मासूमियत और पाकीज़गी का दीवाना हूँ। यूनिट में भी मुझे शिद्दत से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहता है। तुम मुझे पूरी दुनिया में ज़्यादा अजीज़ हो, दुनिया से ज़्यादा अजीज़ हो। मैंने हमेशा हर दुआ में सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ही मांगा है। मेरे घर का उजाला हो तुम, मेरे माँ बाप के दिल का टुकड़ा हो और मेरी बीवी हो। वो कदरे मुस्कुराकर शरारती अंदाज में उसको खुश करने की कोशिश कर में मसरूफ़ था। छोड़े मेरा हाथ, अभी तो कह रहे थे काम वाली बनाऊंगा। गलती हो गई, कानों को हाथ लगाते हुए शर्जील उसे मनाने लगा। एक शर्त पर मानूंगी। ओहो मैडम, हुक्म करे, हमारी जान भी हाजिर है। झुके हुए अंदाज में शर्जील ने उसे जवाब दिया। अभी लॉन्ग ड्राइव पर चले, इस टाइम रात के 11 बजने वाले हैं। रात काफ़ी हो चुकी है, कल चलेंगे। नहीं, अभी चले। काफ़ी हैरत से शर्जील ने सहर को देखा। जी चलिए मैडम, मैं गाड़ी निकालता हूँ। शॉल लेकर नीचे आओ जल्दी से। मुझे सुकून बेहद पसंद है और रात के इस पहर तो और भी अच्छा लगता है। हमारे घर में कौन सा 10-20 बच्चे हैं? शर्जील ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्जील, मुझे तंग मत किया करे। अच्छा नहीं करता, रोने मत बैठ जाना। अब क्या बताओ, क्या खाओगी? कॉफ़ी पीनी है मुझे, सहर ने बच्चों की तरह फरमाइशी अंदाज में कहा। मोटी, कॉफ़ी के अलावा भी कुछ खा पी लिया करो, शर्जील बोला। सहर मुंह फुलाए बैठी थी। रोना मत, प्यार से तंग करता हूँ। सहर, मैं शायद कल वापस चला जाऊँ। इतनी जल्दी, ये क्या बात हुई? हमेशा तुम ऐसे ही करते हो, इतनी देर से आते हो और जल्दी वापस चले जाते हो। तो और क्या, तुम्हारे पल्लू से बन जाऊं? मुस्कुराते हुए शर्जील उसकी बात का जवाब देने लगा। लेकिन अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है और तुम जाने की बात कर रहे हो। जब मेरी पिंडी में पोस्टिंग हो गई तो ना, तो तुम तंग पड़ जाओगी मुझसे, धक्के देकर ऑफिस भेजा करोगी। ऐसी भी जालिम नहीं हूँ, सहर बोली। अपना बहुत ख्याल रखना और मामा बाबा का भी। वैसे तो मुझसे ज़्यादा तुम उनकी लाडली हो। जेलस मत हो अब। हा। अभी घर वापस चले, काफ़ी टाइम हो चुका है। आने की भी जल्दी होती है, जाने की भी। खा नहीं जाऊंगा तुम्हें।
करीब आकर डराने के अंदाज में शर्जील सहर के पास आया। शर्जील, तंग मत करो, घर चलो, ताई अम्मा परेशान हो जाएंगी। मैं बोल दूंगा, आपकी लाडली की फरमाइश थी, अगर ना लेकर आता तो धमकियां दे रही थी, रुखसती नहीं करूंगी। उफ, कितने झूठे हो, तौबा तौबा। कानों को हाथ लगाकर सहर उसे गुस्से से देख रही थी। मैं भी बता दूंगी, आप जनाब मुझे तंग कर रहे थे। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी घर जाकर, मेरी पैकिंग करवाने में। अच्छा जी, काफ़ी हैरत से सहर ने जवाब दिया। वैसे मैंने आपकी हर चीज़ पैक कर दी है, क्योंकि ताया अब्बा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप जल्दी वापस जा रहे हो। अरे वाह, इतनी फर्मा बरदारी! मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, इतनी प्यारी प्यारी आंखों वाली बीवी मिली है मुझे। कब आएंगे अब? उदास से अंदाज में सहर ने पूछा। जल्दी ही, बस तुम दिल से आवाज़ देना। मजाक मत करे, बताइए ना, जल्द ही आऊँगा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाऊंगी कि क्या हुआ था सहर और शर्जील के साथ। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।